Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of October 2021। तो आज 10 अक्टूबर है, यूपीएससी का दिन है, यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है आज के दिन। सो ऑल द बेस्ट। जो ऑलरेडी ये लोग पेपर देने तो चले गए होंगे, बट आई होप कि लोग अच्छा करें, जिन्होंने जो पढ़ा एटलीस्ट वो चीज़ें गलत ना करें। सो दैट्स माई विश फ्रॉम दिस साइड। स्टार्ट करने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एज वेल, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट हम और ज़्यादा बनाने वाले हैं। डोंट मिस दैट। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी संस्था है जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट निकालती है? फर्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड इज वर्ल्ड बैंक, थर्ड इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? तो दीज आर द ऑप्शंस। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है आपको बताना है। दूसरा सवाल है, 30 into 30 टारगेट वॉज समटाइम्स सीन इन न्यूज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे रिलेटेड है 30 into 30 टारगेट? तो कल ही मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कल की न्यूज़ एनालिसिस अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि 30 into 30 टारगेट किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस आर ए मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, second is conservation of land and ocean, third is elimination of hunger and malnutrition, fourth is promotion of electrical vehicles. So this is question number 2. Question number 3 is with reference to the IFSCA यानी कि International Financial Services Center Authority, consider the following statements दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है it is a statutory body, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है at present the GIFT IFSC in Gujarat is the maiden international financial services center in India। ठीक है ना? तो एट प्रेजेंट द गिफ्ट IFSC इन गुजरात इज द मेडन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें से, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। एक न्यूज़ जो कल इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके PIB में आई थी, वो बता दो। आई स्प्रिंट 21 क्या है? आई स्प्रिंट 21 इज द ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन। इसको ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, फिनटेक का फुल फॉर्म कहता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज है जिसको IFSCA ने लॉन्च किया था। IFSCA ने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, उसने आई स्प्रिंट 21 लॉन्च किया है। ठीक है ना? एंड दिस इज द फर्स्ट स्प्रिंट ऑफ द सीरीज, स्प्रिंट 01। द बैंक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, और ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के जो चैलेंजेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो डिजिटल सोल्यूशंस हैं उनको डेवलप करने की बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है ना? तो याद रखिएगा किसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है? IFSCA ने लॉन्च किया है। दूसरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि इसका नाम क्या है? स्प्रिंट 01 फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। एंड ये जो फर्स्ट सीरीज़ है ये बैंक टेक यानी बैंक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है ना? एंड इसको रिलीज़ किसने किया है, होस्ट किसने किया है? तो जॉइंटली होस्टेड बाय IFSCA एंड गिफ्ट सिटी इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग। तो IFSCA गिफ्ट सिटी विद इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना? और जो गिफ्ट सिटी है IFSC गिफ्ट सिटी, उसको वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए इसका एम है बेसिकली। ये वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब इसको बनाया जाए। जो आपका गिफ्ट सिटी है IFSCA है, उसको वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब बनाने का ये बेसिकली सोल्यूशन यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। ठीक है ना? दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और जो हैकाथॉन है इसमें बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के सोल्यूशंस निकाले जाएंगे, डिजिटल सोल्यूशन, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें IFSC ने प्लान की हुई है। स्प्रिंट 01 बैंक टेक हैकाथॉन, याद रखेगा, आई स्प्रिंट की सीरीज़ का पहला ये एडिशन है। आगे मूव करते हैं, ग्लोबल पैक्ट ऑन द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि इसका आपको मेंस क्वेश्चन भी मिलेगा। मेंस क्वेश्चन मिलेगा इसका, आपका GS3 में मिल सकता है या GS2 में भी मिल सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये GS3 में आपका मेंस क्वेश्चन मिलेगा कि ग्लोबल पैक्ट ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसका क्या एडवांटेज हो सकता है, या क्यों वो बेनिफिशियल है, या उसके क्या बॉटलनेक्स हैं। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कि टॉपिक जो कि इस समय न्यूज़ में है। ठीक है ना? अब यहाँ पे
आपको बताऊं मैं कि क्या है। पहली चीज़ तो ग्लोबल पैक्ट ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अभी क्या होता है। जैसे मान लो इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स 25%, सपोज करना इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स 25% का लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है, क्या होता है कि कई कंपनीज क्या करती हैं कि वो प्रॉफिट नहीं शो करती हैं। अब ये प्रॉफिट पे होता है कि कई कंपनी जो है प्रॉफिट शो ही नहीं करती। क्या बोलती हैं कि उनका यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं आता है, और वो पूरा प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं यहाँ पे टैक्स हेवन्स में शिफ्ट कर देते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा टैक्स हेवन क्या होता है। टैक्स हेवन वो कंट्री होती है जहाँ पे टैक्सेशन के रेट बिल्कुल कम होते हैं। जैसे मान लो इंडिया में आपके प्रॉफिट पे 25% का टैक्स लग रहा होगा, तो वही टैक्स किसी एक मॉरिशस टाइप की, मेडागास्कर टाइप की कंट्री में 2% 1% का लग रहा होगा। तो क्या करते हैं, पूरा प्रॉफिट उस कंट्री में, उस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब ग्लोबल पैक्ट ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15% जब आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर किसी कंट्री ने अपना प्रॉफिट इंडिया से शिफ्ट करके दूसरी कंट्री में दिखाया, किसी और कंट्री में सपोज उन्होंने प्रॉफिट शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि एक मिनिमम 15% का टैक्सेशन रेट है ही, मिनिमम 15% का। तो अब इंडिया क्या कर सकती है कि बाकी का जो 14% है वो अलग से उस कंट्री पे चार्ज कर सकती है। सपोज करिए 1% का टैक्स रेट है किसी टैक्स हेवन में, वहां पे किसी कंपनी ने प्रॉफिट शिफ्ट कर लिया। अब इंडिया क्या कर सकती है, अलग से 14% का टैक्स लगा सकती है, ताकि जो आपका मिनिमम जो 15% का टैक्सेशन रेट है वहां तक उसको अचीव किया जाए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि जो कंपनीज टैक्स इवेड कर रही थी ना, वो टैक्स इवेजन नहीं कर पाएंगी। सो दैट इज द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो डील है ये। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, कंट्रीज विल लेजिस्लेट अ ग्लोबल मिनिमम corporate tax of at least 15% for companies with annual revenue more than $864 billion। तो एनुअल रेवेन्यू अगर $864 बिलियन है तो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का लगेगा। नाउ इफ कंपनीज हैव द if companies have the earning that go untaxed or lightly taxed in one of the world tax haven, अगर किसी कंपनी का जो अर्निंग है वो अनटैक्स हो रहा है या लाइटली टैक्स हो रहा है किसी टैक्स हेवन में, तो होम जो कंट्री है, होम कंट्री जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, तो होम कंट्री क्या कर सकती है, ये टॉप अप टैक्स अप्लाई कर सकती है, ताकि जो मिनिमम टैक्स रेट 15% का है वो अचीव किया जा सके। तो होम कंट्री जो है वो टॉप अप टैक्स रेट अप्लाई कर सकती है। अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 140 कंट्रीज़ के सामने साइन करने के लिए गया था डॉक्यूमेंट, उसमें से 136 ने सपोर्ट किया है, 136 ने सपोर्ट किया है। 4 कंट्री हैं, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। आपके दिमाग में आ रहा है क्या इंडिया ने सपोर्ट किया कि नहीं? हाँ, इंडिया ने सपोर्ट किया है। इंडिया इज अमंग द 136 कंट्रीज जिसने कि एक मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को अप्रूवल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेसिकली ये पूरा आइडिया जो था वो OECD का ही था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का आइडिया था, और इसने ही पूरी बातचीत की। आप सबको याद होगा BEPS का नाम आपने सुना होगा। BEPS क्या होता है? BEPS है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो था वो भी OECD ने ही डेवलप किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट को शिफ्ट कर रही हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग करती हैं, मतलब कि वो प्रॉफिट को कहाँ शिफ्ट करती हैं, किसी टैक्स हेवन में शिफ्ट करती हैं, ताकि जो उस पर देने वाला उनका पैसा है वो बच जाए, ठीक है ना। OECD के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं डिटेल, है ना। तो याद रखिएगा OECD जो है, ये OECD जो है ये आपका 1961 में बना था। दिस वाज फॉर्म्ड इन 1961, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38 मेंबर कंट्रीज हैं, 38 मेंबर्स हैं, सॉरी, इसके याद रखिएगा 38 मेंबर्स आर देयर, एंड 1961 में ये बना था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एंड OECD मेंबर्स जो हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, हाई इनकम इकोनॉमीज़ है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 62% ऑफ ग्लोबल नॉमिनल GDP एंड 43% ऑफ ग्लोबल GDP, ये इसका कंप्राइज करता है ये। एंड पहले याद रखिएगा जब ये बना था तो ये वैसे 1948 में बन गया था, वैसे 1948 में बना था तो, लेकिन तब इसका नाम था OEEC, है ना, और 1961 में इसको OECD किया गया है। तो फाइनली जो OECD है वो 1961 में ही नाम मिला है, लेकिन अगर ओरिजिनल इसकी जो प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन है वो OEEC थी, जो कि 1948 में बनी थी, ठीक है ना। तो वो आप याद रख सकते हैं।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो हिमाचल प्रदेश गेटिंग लेसर स्नो। अब एक स्टडी की गई है कि द हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन ग्रेजुअली विटनेसिंग लेस स्नो इन द पास्ट डिकेड। तो एक्चुअली ये न्यूज़ जब भी आपके ऊपर आपके पास क्लाइमेट चेंज का कोई आंसर लिखने के लिए आए, कोई मेंस का आंसर लिखने के लिए आए, तो उसमें आप केस स्टडी के रूप में ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो। तो इसको डाल दिए, जब भी आप ये ऐसे न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ तो इसको आप इस तरीके से नोट कर लिया करें कि रेफरेंस भी मैं आपको देता हूँ ना जैसे, तो वो रेफरेंस भी ऐड किया करिए कि इसको जब भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कभी कोई आंसर लिखने का आएगा तो इसको एज अ केस स्टडी हम मेंशन करेंगे कि अभी रिसेंटली पता चला है कि जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे कम आइस मिल रही है, वहाँ पे जो आइस होनी चाहिए वो कम हो रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हाइड्रोलॉजी है, जो रिवर बेसिन की हाइड्रोलॉजी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। हाइड्रोलॉजी का पूरा कंसेप्ट वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई पहले जो बर्फ़ गिरती थी उसके हिसाब से वो फिर किस तरह से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, क्या वहाँ की वाटर नीड्स हैं, किस तरीके से हाइड्रोलॉजी काम करती है, वो सारा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से याद रखा करिए कि रेफरेंस भी याद रखा करिए कि किस, जो मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ वो भी याद रखा करिए कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है आपको आंसर में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये जो स्टडी थी वो कंडक्ट कराई थी स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज ने। जो स्टेट सेंटर है वहाँ का राज्य केंद्र है क्लाइमेट चेंज का, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ का है, अहमदाबाद का, याद रखेगा अहमदाबाद का है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इन्होंने एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर का यूज़ करके, एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर का यूज़ करके सैटेलाइट डेटा से उन्होंने रिवील किया है कि जो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, दोनों ने मिलकर के इस स्टडी में रिवील किया है कि किस तरीके से ये जो मतलब कि ये मेजर रिवर्स हैं जैसे कि सतलज, रवि, चेनाब, ब्यास एंड सतलज, उन सब में ओवरऑल डिक्रीज देखने को मिला है इन एरिया अंडर द स्नो इन 2020-21, ठीक है ना। तो उन सभी में लगभग 18.5 का 18.5 का % एरिया डिक्रीज देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज है और इसका इम्पैक्ट हाइड्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इस पेज में भी ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं दिख रही है ना। यहाँ पे देखो एक अवार्ड की बात है, वायलार अवार्ड फॉर द बेन्यामिन। ओके, वायलार अवार्ड फॉर द बेन्यामिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका वायलार अवार्ड है, ये वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड है। तो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, साउथ इंडिया का है ये, केरला में दिया जाता है आई थिंक, है ना। तो याद रखिएगा ये अवार्ड वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड है जो कि दिया जाता है कहाँ पे, केरला में दिया जाता है, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्रीन पैक्ट्स इंक्ड एट इंडिया डेनमार्क समिट। तो अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है ये, इंडिया और डेनमार्क ने समिट अभी हुआ था रिसेंटली और उसमें साइन किया गया है, 2 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, दिल्ली में हुआ और 2 एग्रीमेंट ये साइन किए गए। और ये जो है एग्रीमेंट ये है रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट, ये याद रखिएगा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और डैनिश कंपनी जो स्टील्सडाल फ्यूल टेक्नोलॉजीज है उनके बीच में साइन हुआ है ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट का एक MOU साइन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट, याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट। तो ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसी हाइड्रोजन जिसके फॉर्मेशन में आपका कार्बन एमिशन नहीं होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कि जो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन उसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइजर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, याद रखेगा। दिस वाज द फर्स्ट समिट लेवल विजिट टू इंडिया फ्रॉम डेनमार्क की ये पहली समिट लेवल विजिट थी इंडिया पे, है ना, आफ्टर द पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक के बाद। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ये MOU साइन हुआ। इसके अलावा इन्होंने नए फील्ड्स पे अब खंगालना शुरू कर दिया है इंडिया डेनमार्क ने, और उनकी पार्टनरशिप हेल्थ की फील्ड में बढ़ाने की वो विचार कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब ये आपको कहाँ यूज़ आएगा, ये आपको यूज़ आएगा आपके GS पेपर 2 में, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर करना शुरू करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि इंडिया डेनमार्क के रिलेशन के बारे में तो आप लिख सकते हैं, MOU के बारे में लिख सकते हैं, आपका ये एग्रीकल्चर के फील्ड और हेल्थ टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में लिख सकते हैं, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए डेनमार्क से कुछ सजेशंस लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और
आगे की देखो न्यूज़ है, मालाबार एक्सरसाइज फेज 2 टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। तो मालाबार एक्सरसाइज, सबसे पहली बात तो याद रखेगा, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो सबसे पहले 1992 में शुरू हुई थी। और जब ये 1992 में शुरू हुई थी तो केवल इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज थी। याद रखेगा, मालाबार एक्सरसाइज कब शुरू हुई थी? 1992 में शुरू हुई थी, और तब ये इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज थी। 2015 में इसमें जापान ने ज्वाइन किया, 2015 में जापान ने ज्वाइन किया एज अ परमानेंट मेंबर, एंड 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया है, इज इंक्लूडेड इन द 2020 एडिशन। ठीक है ना, याद रखेगा। अब ये जो एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज फेज 2, ये अगले सप्ताह होने वाला है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट मिलिट्री इंगेजमेंट अमंग द क्वाड पार्टनर्स। तो ये पहला मिलिट्री इंगेजमेंट रहेगा क्वाड पार्टनर्स का, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वाड पार्टनर्स का मिलिट्री इंगेजमेंट है। क्वाड पार्टनर कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एंड इंडिया। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ऑकस, आप सबको पता होगा कि ऑकस बन चुका है नया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है। और ये जो ग्रुपिंग है ऑकस, इसमें तो साफ साफ बात चल रही कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, तो उसका मिलिट्री इंगेजमेंट ऑलरेडी था ऑकस का। लेकिन हमारे इसका जो अपना ये ग्रुप है क्वाड ग्रुप, इसका कोई नहीं था, इसलिए ये ज़रूरी था कि इस तरीके से थोड़ा मिलिट्री इंगेजमेंट भी हो। आगे मूव करते देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जी वोज फुल रीयूनिफिकेशन विद ताइवान। तो अब जी जिनपिंग ने कसम खा ली है माँ की कल कि अब हम फुल रीयूनिफिकेशन करेंगे ताइवान के साथ। तो ये नाटक ही ख़त्म हो जाएगा रोज़ रोज़ का कि वन चाइना पॉलिसी हम चिल्लाते रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ ताइवान के साथ आकर के डील करके चली जाती हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि अब हम फुल रीयूनिफिकेशन करके ही मानेंगे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स और हैं जो कि हमको डिस्कस करनी है। यहाँ पे है यूएस कोर्ट अलाउज टेक्सास टू रिज्यूम द बैन ऑन एबॉर्शंस। तो यूएस फेडरल अपील कोर्ट था, उसने अलाउ कर दिया कि टेक्सास कुड रिज्यूम इट्स बैन ऑन द ऑन मोस्ट एबॉर्शंस 2 days आफ्टर द अनदर कोर्ट सस्पेंडेड द बैन। तो यहाँ पे कई एक जो कोर्ट था उसने सस्पेंड कर दिया था। टेक्सास में बैन लगा हुआ है ऑन एबॉर्शंस, टेक्सास हैज़ अप्लाइड अ बैन ऑन एबॉर्शंस, मोस्ट ऑफ द एबॉर्शंस। और अब जो यूएस का जो फेडरल अपील कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया है कि हाँ आप रिज्यूम कर सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो है वाई नेचुरल गैस प्राइजेज आर सोअरिंग अराउंड द वर्ल्ड। एक इंपॉर्टेंट इशू है, ये डिस्कशन का टॉपिक है कि इंटरनेशनली जो नेचुरल गैस है उसके प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जो रीज़न है कि क्यों बढ़ रही है इंटरनेशनली नेचुरल गैस की प्राइसेस, तो उसके 2 रीज़न है। देखो, हमेशा प्राइस के बढ़ने घटने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो हमेशा रहता है, वो है डिमांड और सप्लाई का जो मैट्रिक्स है। ठीक है ना, वो हमेशा काम करेगा चाहे कोई भी आप बात कर रहे हो। तो अगर दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो भी आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, और अगर आपकी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है तो भी आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो सप्लाई का डिक्रीज़ होना और डिमांड का इंक्रीज़ होना, ये दोनों मेजर रीजंस हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर योर प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो वही दोनों रीज़न यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी नेचुरल गैस के केस में भी यही दोनों रीजंस हैं। और एक जगह डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि ऑब्वियस बात है पैंडेमिक के बाद डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा रीज़न है इसका डिमांड के बढ़ने का, ये भी रीज़न है डिमांड के बढ़ने का कि ऑब्वियस सी बात है जो वर्ल्ड है, जो यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जो है अब वो नेट न्यूट्रल की तरफ मूव कर रही हैं। और जब उनको नेट न्यूट्रल की तरफ मूव करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नेचुरल गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द नेचुरल गैस। वहीं पे रशिया जैसी है जो कंट्री है उसने सप्लाई को डिक्रीज़ कर दिया है। पोलैंड से आने वाली जो सप्लाई वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि सप्लाई डिक्रीज़ होना भी एक रीज़न है कि क्यों प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दीज आर द 2 थिंग्स, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं एंड एक तरफ डिमांड बहुत ज़्यादा बूम है, बूम इन डिमांड इन सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। और कुछ जियोपॉलिटिक्स, जैसा कि रशिया जो चाहता है कि अपना नॉर्ड 2 स्ट्रीम है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए वो थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है। तो एक जियोपॉलिटिक्स भी काम कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिक्स हो गया आपका दूसरा रीज़न, मैंने आपको बता दिया कि जो डिमांड का बढ़ना है और सप्लाई का घटना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक पेज में आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। लूनार सैंपल्स कलेक्टेड ब्रॉट बाय द चाइनीज़ मिशन स्टडीड। तो अभी लूनार सैंपल्स आए थे, चैंग ई मिशन था, चाइना का मिशन था, चैंग ई 5 मिशन उसने लेकर आया था। तो उसने बताया कि जो ये सैंपल्स थे ये लगभग 1.96 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। तो इससे जो मतलब उनको इन्फ्रेंस मिला है कि क्या उनको इन्फर करते हैं इस चीज़ से, तो इसका मतलब है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जो मून में है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलती रही और मून बहुत ज़्यादा दिनों बाद कूल हुआ था। इसका कैसे एविडेंस मिला
मिला है? इसका एविडेंस ऐसे मिला है कि कुछ रेमिनेंट्स इसके पहले यूएस और रशिया भी लेकर के आया था, जो कि लगभग 2.9 बिलियन ईयर्स ओल्ड थे, और अब यहाँ चाइना ने जो रेमिनेंट लेकर के आया है तो वो 1.96 बिलियन ईयर है, और दोनों ही उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है काफ़ी दिनों तक चलती रही और बहुत सालों तक चलती रही, और कूल जो हुआ है लूनार सरफेस वो बहुत दिनों बाद हुआ है। इसमें एक न्यूज़ में एक और टर्म यूज़ हुआ था, ओशियानस प्रोसेलैरम। ओशियानस प्रोसिलैरम, ये टर्म क्या मतलब क्या होता है? ओशियंस ऑफ स्टॉर्म्स। तो ओशियंस ऑफ स्टॉर्म्स ये लूनार के लिए यूज़ होता है। ओशियानस प्रोसेलैरम, ओशियंस ऑफ स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स के ओशियन, ठीक है ना, उसके बारे में तो याद रखेगा। जो ओशियानस प्रोसेलैरम रीजन है मून का, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, थोरियम एंड यूरेनियम है। ये भी इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि ओशियानस प्रोसेलैरम का जो रीजन है मून का, वहाँ पे बहुत सारा पोटेशियम, थोरियम और यूरेनियम है। ये इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है। अगली जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा, उसमें मैं बस एक टर्म आपको बताना चाहता हूँ। ब्लैक होल्स का जो फॉर्मेशन है वो कब होता है? कि जब एक मैसिव स्टार अंडरगो करता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन को। जब एक मैसिव स्टार में क्या होता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम, जब इसकी लाइफ टाइम का एंड चल रहा होता है उस समय। सो द ब्लैक होल फॉर्म्स फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द एक्सप्लोजन, तो उसके रेमिनेंट से ब्लैक होल फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आज जो FAQ वाला पेज है वहाँ पे तीनों आर्टिकल नोबेल प्राइजेस पे हैं, तो बस हम एक बार नाम देख लेते हैं, दोनों इन सब की डिस्कवरीज देख लेते हैं। पहला आपको पता होना चाहिए जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापूशियन को मिला है, ठीक है ना। डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापूशियन को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी रिगार्डिंग द सेंसेस, कि हमारी बॉडी किस तरीके से कोल्ड का सेंस है या प्रेशर को किस तरीके से फील करती है। तो ठीक है ना, बर्निंग सेंसेशन कैसे फील करती है, सारी चीज़ें। जो ये बर्निंग सेंसेशन और कोल्ड वाला है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कैप्सेसिन। याद रखिएगा, कैप्सेसिन, जो कि 8 मिथाइल एन वेनिलिल 6 नोनेनामाइड है, ठीक है ना। कैप्सेसिन क्या है? 8 मिथाइल एन वेनिलिल 6 नोनेनामाइड, ठीक है ना। तो ये एक्टिव कंपोनेंट है चिली पेपर्स का, जो कि जनरेट करता है बर्निंग सेंसेशन को व्हेन ईटिंग द स्पाइसी फूड। तो ये कैप्सेसिन याद रखेगा, ये एक रीज़न है। और जो दूसरा हमको जानना था वो है प्रेशर को स्टडी जब किया आर्डेम पेटापूशियन ने, तो उन्होंने ये बताया कि जो प्रेशर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ट्रिगर होते हैं, और उन नोवेल एक आयन चैनल बनाते हैं। वो आयन चैनल प्रोटीन कहलाता है पीजो 1। याद रखिएगा, पीजो 1 इसको बोलते हैं। तो ये आप पीजो 1 भी लिख लीजिए, ठीक है ना। और इस पीजो 1 के थ्रू क्या होता है? सेकंड जीन डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था पीजो 2, एंड ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि आपका क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। पीजो सेंसरी न्यूरॉन है जो कि आपका प्रेशर इन सबको सेंस करने का काम करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। पीजो 1 पीजो 2 आपको समझ में आ गया। पीजो समझ में आ गया होगा ना, प्रेशर के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर जो नोबेल प्राइज़ आपका केमिस्ट्री का है वो किसको दिया गया है? वो जर्मन साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट ऑफ द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, एंड दूसरा है डेविड WC मैकमिलन, ठीक है, प्रिंसटन के। तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को मिला है। और उन्होंने क्या किया है? एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस डिस्कवर किया था। इसलिए अब देखो, कैटलिस्ट आप सबको पता होता है कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो रिएक्शन में मतलब पार्ट लेता है, उसको फास्ट करता है, लेकिन रिएक्शन में वो मेन कंपोजिशन में नहीं इंटर करता है। मतलब कि रिएक्शन में इंटर किए बिना वो केवल उसको फास्ट करने का काम करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्ट लिए बिना वो रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट अभी तक 2 तरीके के थे, एक था पहला आपका मेटल कैटलिस्ट और दूसरा था एंजाइम कैटलिस्ट। दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। मेटल कैटलिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा मेटल कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रेसेस भी लीव करके जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिनकी प्रेजेंस जो है इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेटल कैटलिस्ट। दूसरा जो आपका है इंपॉर्टेंट वो एंजाइम कैटलिस्ट था। एंजाइम कैटलिस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी एंड दे वर नियरली 10,000 टाइम्स लार्जर देन द एक्चुअल टारगेट मेडिसिन। तो टारगेट मेडिसिन से 10,000 गुना बड़ा इनका साइज़ था। तो एंजाइम कैटलिस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन? ऑर्गेनो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट, जिसको कि इन्होंने बनाया और जिस कारण से इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला। तो अनलाइक द एंजाइम कैटलिस्ट विच आर ह्यूज, एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट आर मेड अप ऑफ सिंगल अमीनो एसिड। तो एंजाइम कैटलिस्ट के जैसे ये बड़े नहीं होते और इन आपका मेटल कैटलिस्ट के जैसे ये एक्सपेंसिव नहीं होते और इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए ऑर्गेनिक एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो उनकी डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो फिजिक्स का इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है वो स्यूकुरो मनावे और दूसरा क्लॉस हैसलमैन को ये अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो स्यूकुरो मनावे एंड क्लॉस हैसलमैन को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का दिया गया है फॉर द मॉडलिंग ऑफ द अर्थ रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एंड जियोर्जियो परीसी को जो अवार्ड है वो दिया गया है फॉर फाइंडिंग द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम। चाहे छोटा सा फिजिकल सिस्टम हो चाहे बड़ा फिजिकल सिस्टम हो, उसमें जो डिसऑर्डर आता है या जो फ्लक्चुएशन आता है उसको स्टडी किया था जियोर्जियो परीसी ने और मॉडलिंग की थी आपकी स्यूकुरो मनावे और क्लॉस हैसलमैन ने, जिन्होंने कि ये भी बताया कि हैसलमैन ने तो ये भी बताया कि जो वेदर है और जो क्लाइमेट है उसमें डिफरेंस क्या है और किस तरीके से वो जुड़े एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एंड आगे एक और चीज़ मूव करते हैं। इंडिया में नीड टू रिसेंड इट्स डिजिटल टैक्स। एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी जो ग्लोबल मतलब कि ये पैक्ट हुआ है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का 15% का, उसमें एक कंडीशन ये है कि अलग से जो डिजिटल टैक्स लगाए जा रहे हैं कंट्रीज़ द्वारा, जैसे इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं उसको, इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाता है, इंडिया में लगता है। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी का रेट जो लगभग 6% का है और ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो दूसरी कंट्री के इंडिया में काम कर रहे हैं उन पे ये लगाया जाता है, ठीक है ना। और इक्वलाइजेशन लेवी, तो ऐसी इक्वलाइजेशन लेवी या जो डिजिटल टैक्स है ये हटाना पड़ेगा। ये कंडीशन है किसकी? कंडीशन है ग्लोबल कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स की, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की कंडीशन है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।